नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज बात होगी दिल्ली इलेक्शंस पे। दिल्ली चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं, 6 बजे के बाद वोटिंग बंद हो गई और आपके सामने एग्जिट पोल्स भी आने लगे। लेकिन ऐसे में हम एग्जिट पोल से हट के अपना ग्राउंड पोल आपके सामने पेश करेंगे। संजीव सर हमारे साथ थे। 3 हफ्ते से वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप न्यूज़ 24 पे भी देख रहे थे। आज सुबह से भी ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों से थे, हमने आपको कई सारी उनकी रिपोर्ट्स पेश भी की। ऐसे में ग्राउंड जीरो से लोगों के मत में क्या है, लोगों के मन में क्या है, उन्होंने किन मुद्दों पे मतदान किया, इस पे बात करेंगे। और इनका जो ग्राउंड पोल है उसके प्रेडिक्शंस क्या है, इस पे भी बात करेंगे। सर सबसे पहला सवाल, आज आप दिन भर ग्राउंड पे थे, वहां पे लोगों ने क्या कहा, और उसके बाद से दूसरा सवाल कि आपका जो ग्राउंड पोल है उसका प्रेडिक्शन क्या है। देखिए, इस बात का आकलन होना था कि जो मत अरविंद केजरीवाल को साल 2015 और 2020 में 67 और 62 सीट देकर गए थे, क्या वो मत, वो वोट बैंक उनके साथ बना हुआ है या नहीं। बस इसी मुद्दे पर सवाल था और जवाब इस प्रकार है कि वो वोट जो कि केजरीवाल को लगातार 11 सालों से आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद दे रखा है, जिसने दिल्ली में, वो वोट हिला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ उसके अंश जो हैं वो टूटे हैं, कुछ तोड़ फोड़ हुई है, पर लार्जली जो 3 सेगमेंट हैं, 3 सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि पहला विमेन वोटर्स, महिला वोट्स ख़ासतौर पर केजरीवाल के मामले में बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि के फॉर केजरीवाल और के फॉर किचन, तो उनका किचन से वोट निकलता है। ये बात हमने आज देखी कि महिलाएं वोट कर रही थीं। दूसरा वोट जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि केजरीवाल के साथ रहा था पिछले 2 चुनाव में, झुग्गी झोपड़ी और जो कच्ची कॉलोनीज़ हैं, सेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं दिल्ली में, इनकी आबादी करीब 70% के आसपास है, 65 से 70% के आसपास। ये समझ लें आप कि दिल्ली जो है वो बेसिकली कच्ची कॉलोनी और झुग्गी क्लस्टर्स के द्वारा ज़्यादा पॉपुलेट होती है। जो चमक दमक वाली दिल्ली है वो 30% है। तो ये वोट बैंक भी लार्जली केजरीवाल के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई पड़ा है। और तीसरा जो अहम आधार है केजरीवाल की जीत का, वो वोट बैंक मुसलमानों का वोट बैंक, अक़लियत वोट बैंक, और इसमें टूट हुई है, लेकिन वो टूट 15 से 20% से ज़्यादा टूट नहीं है। 80% अभी भी केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई पड़े हैं, नाराज़ हैं। बावजूद इसके उन्होंने केजरीवाल को वोट दिया है। अब आ जाइए मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास में ज़बरदस्त डेंट है केजरीवाल को। केजरीवाल पहले एक ऐसे नायक के तौर पर उभरे थे जो व्यवस्था के बाहर का व्यक्ति है, और व्यवस्था में घुस करके उसने चीज़ों को, हालात को बदलने की कोशिश की है। और मिडिल क्लास को ये बात बहुत अच्छी लगी थी, लोग बाग उनके साथ हुए। लेकिन इस बार मैंने इस बात को महसूस किया कि 11 साल केजरीवाल को देने के बाद उन्हें लगता है कि जिन वादों के साथ केजरीवाल आए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। क्लीन पॉलिटिक्स की जो बात उन्होंने की थी, वो पॉलिटिक्स वो नहीं कर पाए, लिहाजा वो वोट उनसे छिटका है और वो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। तो केजरीवाल के वोटों की हम बात अभी कर रहे हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों की करेंगे। तो केजरीवाल के वोटों में क्षरण हुआ है, डिवीज़न हुआ है, लेकिन वो डिवीज़न होने के बावजूद उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जहाँ जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स और कच्ची कॉलोनियों का वोट, जो महिलाओं का वोट है और मुस्लिम समाज का ज़्यादातर वोट है, ये अभी भी केजरीवाल के साथ बना हुआ है। और ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि रेस जो है वो बहुत मुश्किल केजरीवाल के लिए फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि बड़ी दमदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ा है। सर आप ये बताना भूल गए, आज सुबह से ग्राउंड पे थे, आज जब लोग वोटिंग के लिए निकले, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है, वोटर इधर उधर जाके वोट करते हैं, तो क्या उसमें भी केजरीवाल कामयाब रहे, और किन मुद्दों का असर, किन बातों का असर केजरीवाल की, क्योंकि बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए, बहुत सारे ऐलान हुए, उसमें सबसे इम्पैक्टफुल मुद्दा कौन सा रहा। देखिए, इस शहर में, इट्स अ सिटी स्टेट दिल्ली, उसमें अमूमन लोग बाग, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में
वोटिंग जो होती है उसमें जाति और समुदाय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। समुदाय का सवाल तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम समाज के वोट नहीं गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। मुस्लिम समाज के वोट दरअसल गए हैं आम आदमी पार्टी को, और एक बड़ा हिस्सा गया है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वहीं जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई एक मुद्दा जो सबसे प्रभावी है तो वो है कि एक स्थायित्व जो अरविंद केजरीवाल की सरकार, या यूँ कह लें आम आदमी पार्टी की सरकार देती रही है इन टर्म्स ऑफ फ्री बिजली, फ्री पानी, जो वादे हैं उनके 2100 रुपये देने के, मेडिसिन जो है, पढ़ाई, शिक्षा, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। हालांकि ऊपर से लोग कहते हैं कि नहीं जी फ्री का क्या फ़ायदा, लेकिन लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई है कि नुकसान होगा हमें आर्थिक रूप से अगर केजरीवाल हारते हैं तो। ये बात जेब पर असर करेगी अगर वो हारते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत नाराज़गी है केजरीवाल के प्रति और उनके विधायकों के प्रति। वो नाराज़गी जो कि काउंसलर्स काम नहीं करते हैं आम आदमी पार्टी के, तो भी केजरीवाल के ही खाते में जाता है। पर आखिर में सबों को यही लग रहा है कि जो विकल्पहीनता की स्थिति ख़ासतौर पर गैर भाजपा मतों के लिए है, वो विकल्पहीनता जो कि कांग्रेस को कहीं भी एक दावेदार के तौर पर पेश नहीं कर पा रहा है, वो तमाम वोट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं वो सब के सब केजरीवाल के ही पास आए, और कांग्रेस एक प्लेयर के रूप में बन पाएगी ऐसा कहा जा रहा था, पर इस बात की संभावना ज़रा कम नज़र आई। जी तो सर क्या बीजेपी को माने कि वो गेन, क्योंकि हम बोल रहे थे कि बीजेपी इस बार गेन करने वाली है, तो क्या इस बार बीजेपी कितना गेन करती नजर आती है? क्या कहीं बीजेपी से चूक हुई? क्या कुछ और हो सकता था जो बीजेपी नहीं कर पाई, या फिर सिर्फ चेहरा नहीं था इसी वजह से बीजेपी को इस बार भी मात मिल सकती है? देखिए, चेहरा अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चेहरे के बगैर मूवमेंट नहीं बन पाता है। अब जहाँ केजरीवाल 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 ये बातें करते रहते हैं लोग, उस तरफ से किसका नाम लें ये बड़ी दिक्कत एक आती है। दो हम लोग डेमोक्रेसी हमारी जो है वो संसदीय लोकतंत्र है और इसमें कोई चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अब जिस तरह से साल 2014 के बाद चुनाव ने आकार लिया है मोदी जी के पटल पर आने के बाद, तो उसमें एक चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा भी है, केजरीवाल एक चेहरा आम आदमी पार्टी का है। ये चेहरा उतना साफ नहीं है जो साल 2011, 12, 13 में हुआ करता था, और सत्ता में होने की वजह से जो एक दाग लगते हैं वो उस चेहरे पे लगे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ तो कोई चेहरा ही नहीं है। तो एक ये बड़ा फैक्टर है जो कि काम कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक में इजाफा किया है। भारतीय जनता पार्टी 38% के आसपास वोट बैंक उसकी थी, और मुझे लगता है कि 4 से 5% वोट उसके ज़रूर बढ़ जाएंगे। और वो, लेकिन दिक्कत यह है कि 53% पर आम आदमी पार्टी थी, और कांग्रेस कुछ पॉकेट्स को छोड़ करके वोट नहीं ले पा रही है। कांग्रेस अगर 10% वोट लेती है तो फिर केजरीवाल के लिए बहुत ख़तरा हो जाएगा। पर मुझे आज की तारीख में यहाँ से, जबकि पोलिंग खत्म हो चुके हैं, कई इलाकों में घूमने के बाद कांग्रेस 10% वोट लेती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। वो कहाँ कहाँ मजबूत दिखाई पड़ रही है वो भी हम बताएंगे, लेकिन वो हर सीट पर वोट काट करके आम आदमी को परेशान करे ऐसी स्थिति नहीं है। यानी कि जो वोट बैंक जहाँ था वहीं रह गया ज़्यादातर, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक एडिशनल वोट बैंक जो उनके पास आया, जो उनका अपना एक हिंदुत्व वोट बैंक, ब्राह्मण बनिया पार्टी जो भी आप कहते हैं, उसके अलावा एक मिडिल क्लास सेगमेंट का वोट है जो कि बदस्तूर उनके पास पहले भी रहा है दूसरे राज्यों में, यहाँ आम आदमी पार्टी के पास था, वो निकल करके चला आया है। और इसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 सीटों से इम्प्रूव करेगी। देखिए, उसका वोटिंग परसेंटेज अगर 40 पार कर जाता है, पिछली दफ़ा 38 था, तो उसमें सीटों का इजाफा इस 40 के बाद हर जगह पे होगा। और इसमें मुझे ये जो लग रहा है कि ऐसी सीटें जो इंडिविजुअल्स के कारण ख़राब हो रही हैं। इंडिविजुअल कौन से इंडिविजुअल? जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मजबूत कद्दावर उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। तो ऐसी सीटों पर जो टक्कर है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता दिखाई पड़ रहा है। मसलन आपने ओखला की बात की, तो ओखला में ही समझ लीजिए कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, अमानतुल्लाह जो कि पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी उम्मीदवार हैं
वो आज हाँ वो आरिबा खान जो कि वहाँ के पूर्व विधायक की बेटी हैं, गवर्नर हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान उनकी भतीजी हैं, और तीसरे कैंडिडेट के तौर पर शिफाउर रहमान हैं जो कि पतंग छाप यानी कि ओवैसी जी की पार्टी से है। अब ऐसे में वोट डिवीज़न स्पष्ट रूप से हमने होता दिखा, और अगर भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी वहाँ जीत जाते हैं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लिहाजा इस तरह की सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई पड़ रही हैं जाती हुई, पटपड़गंज की सीट जहाँ से मनीष सिसोदिया चले गए थे, वो सीट अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग है। वो आप मानकर चलिए कि एक तगड़ी सीट होगी जिसमें कि जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। मुस्तफ़ाबाद की सीट चल लीजिए, मुस्तफ़ाबाद में जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी जीतती आई थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस के अली मेहदी बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो खूब अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के वोट काट रहे हैं। अब वहाँ पर करावल नगर से सीट बदल कर मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उनकी वजह से चुनाव पूरी तरह से पोलराइज हो गया है। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट को फ़ायदा होगा। ध्रुवीकरण की वजह एक ये भी बन रही है कि दो इलाके हैं, ओखला है और मुस्तफ़ाबाद है, जहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ओवैसी साहब यानी कि AIMIM ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। वहाँ ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनकी एक मजबूत दावेदारी उनके अपने इलाके में है, यानी कि वो वोट अच्छा खासा लेकर के चले जाएंगे जो कि आम आदमी पार्टी को नुकसान कर सकता है। तो इंडिविजुअल सीटें जो हैं वो आपको लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी वजहों से जीतती हुई नज़र आ रही है और ये आंकड़ा 8 से ऊपर यकीनन जाएगा। पर ये आंकड़ा 8 से ऊपर इतना नहीं जा पा रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में हो। सर एक और सवाल कांग्रेस से रिलेटेड, उस पर ही बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस ने देरी कर दी, राहुल गांधी लेट आए, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को पहले आना चाहिए था, या फिर ऐसा कहें कि अभी कांग्रेस की लहर है ही नहीं, अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही टक्कर है, लेकिन फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा कांग्रेस को क्योंकि आपको रिटर्न तो करना ही है। क्या एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आती नजर आ रही है? एक भी सीट या 2 सीट या 4 सीट अगर आती है तो वो उस व्यक्ति की वजह से होगी जो कांग्रेस की टिकट पे खड़ा है। पार्टी दिल्ली में इस स्थिति में नहीं है कि वो वोट ले पाए। किसका वोट लेगी वो जिनका भी वोट लेने के बारे में दावे करती है, दम भरती है, वो सब पहले ही से आम आदमी पार्टी के पास हैं और वो गए हैं कांग्रेस से ही। तो कांग्रेस को एक वजह देनी पड़ेगी कि वो तमाम वोट जो हैं वो वापस आ जाएं। फर्ज करें कि वो लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा कर जाती तो उम्मीद करते लोग कि चलो अच्छा है, हम इस बार इनको ट्राई करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने पाया कि कांग्रेस के प्रति लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ख़ासतौर पर महिलाओं में है, अक़लियत समाज में है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच है, लेकिन वो अपने वोट खराब करूँगा क्या ये कहते हैं। हमारे दिलों में तो है कांग्रेस, लेकिन दिमाग में आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को वोट हमने दे दिया, आम आदमी पार्टी को हमने हरवा दिया। तो हम ऐसा कतई नहीं करेंगे। सो व्हाट आई फाइंड कि एक ऐसी बात जो कि कांग्रेस को वोट देने के लिए हमें प्रेरित करे, वो कांग्रेस पार्टी पेश नहीं कर पाई है। पहले या पीछे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के आ जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मुख्य मुद्दा वही है कि क्या आधार है जिस आधार पर कांग्रेस को वोट दिया जाए। यह यकीनन अपने आप में दुरुस्त बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर समय से प्रचार शुरू करते तो वही उम्मीदवार जो आज जीतने हारने की स्थिति में है वो थोड़े और ज़्यादा मजबूत होते और भी ज़्यादा पैटर्न तरीके से कैंपेन होता। हो सकता है कि वोट परसेंटेज थोड़ा और बढ़ता, थोड़े और रोड शोज़ होते, थोड़े और सभाएं होती, क्योंकि मैं पा रहा हूं कि कांग्रेस के प्रति लोगों में एक इंस्टिंक्ट के तौर पर लग रहा है कि हमारे हितों की रखवाली वो करना चाहती तो है, कर नहीं पा रही है। तो उसकी ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसे कमज़ोर पाते हैं और इस कारण से कांग्रेस के पास आपको 10% वोट चला जाएगा, इस बात पर मुझे शक है। सर एक लास्ट सवाल, ये सवाल कि आपसे कुछ नंबर्स जानना चाहूँगा। पहला बीजेपी कितने, कांग्रेस कितने, आम आदमी पार्टी कितने, और उसके बाद से कुछ हॉट सीट्स हैं जैसे कि नई दिल्ली, बड़े बड़े नाम हैं, आप कालका जी चले जाइए, बड़े बड़े नाम हैं। तो ऐसे कुछ हॉट सीटें जिन पे आप बता सके कि हाँ इनके पक्ष में लोगों ने वोट किया है और ये जीत के आ सकते हैं। ये बस मेरा आखिरी सवाल होगा। आप देखिए, जहाँ तक सीटों का सवाल है उसके पहले आप हॉट सीट्स की बात कर लीजिए। हॉट सीट्स में मेरा अपना मानना है कि
क्लियर कट तरीके से जीत सौरभ भारद्वाज रहे हैं मंत्रियों में, लेकिन उसके बाद हर सीट जो है उसमें किंतु परंतु है। मैं ये भी मानता हूँ कि किंतु परंतु में पलड़ा जो है आखिरकार आम आदमी पार्टी का भारी हो जाएगा, लेकिन सांसें फूल जाएंगी अरविंद केजरीवाल को जीतने में भी, उनको भी, क्योंकि संदीप दीक्षित एक ऐसे इंडिविजुअल है, जैसा कि मैंने कहा इंडिविजुअल वोट्स आए हैं, कांग्रेस के टिकट पे खड़े व्यक्तियों को अपने वोट आए हैं, कांग्रेस पार्टी के वोट नहीं है। तो मैंने देखा नई दिल्ली में वोट पड़े हैं संदीप दीक्षित को, मिडिल क्लास कॉलोनीज़ में वोट पड़े हैं उनको, इसका उनको फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि आतिशी के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी रमेश पिथौड़ी ने, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि आतिशी टफ फाइट में है, लेकिन थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए रमेश पिथौड़ी। तो एक नेचुरल तरीके से लोग थोड़े घबराते हैं, बहुत ज़्यादा बाहुबली अगर कोई कैंडिडेट हो जाता है तो उसका एक एज है, शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर, तो उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर आतिशी केवल एक एमएलए रहती या मंत्री रहती तो उनकी सीट फंस जाती, वो जीत नहीं पाती। मुझे लगता है आखिरकार दम साध करके लेकिन जीत जाएंगी। मनीष सिसोदिया के रिज़ल्ट पर मुझे सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, क्योंकि तरविंदर मारवा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तरविंदर मारवा पंजाबी सिख डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी जंगपुरा है, और जंगपुरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस की टिकट पे लड़ते थे, कांग्रेस की टिकट पे लड़ते लड़ते अब वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे आ गए हैं। जब कांग्रेस से लड़ा करते थे तब भी कांग्रेस भले ही 4% वोट लेती थी, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 10 से 15% वोट लेते थे। तो उनका अपना वोट बेस, सपोर्ट बेस है, और वोट सपोर्ट बेस रहने की वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए चुना कि भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट हैं, और ये दोनों वोट, अब उनके अपने वोट और भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट अगर मिल जाते हैं, और इधर कांग्रेस के फरहाद सूरी वोट काट लेते हैं मनीष सिसोदिया के, चूँकि मुस्लिम वोट सीधे फरहाद सूरी की तरफ गए हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ कि मुस्लिम वोट सेंटिमेंटली अटैच होकर के फरहाद सूरी को दे रखा है उन्होंने वोट। तो फिर मनीष सिसोदिया एज पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ते तो उनकी जीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और इसी बात पर वो पटपरगंज से जंगपुरा गए थे सेफ सीट मानते हुए, लेकिन फरहाद सूरी उसी इलाके में रहते हैं। उनकी माँ ताजदार बाबर मिंटो रोड से एमएलए हुआ करती थी, तब ये जो निज़ामुद्दीन का इलाका है मिंटो रोड में पड़ा करता था। तो एक पुराना रिश्ता है, और मैंने पाया कि करीब 9-10 हज़ार वोट थे पूरे निज़ामुद्दीन में, उसमें ज़्यादातर वोट जो हैं वो पड़ रहे थे कांग्रेस को। तो कांग्रेस इस तरह से इंडिपेंडेंट जगहों पर अच्छा, इंडिविजुअल जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र तो आई है, लेकिन हॉट सीट्स खास तौर पर वहाँ पर बहुत सांसें फूल जाएंगी मनीष सिसोदिया की भी, केजरीवाल जी की भी, और आतिशी जी की भी, जहाँ तक चुनाव का सवाल है। बाबरपुर बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, जो अपने गोपाल राय साहब हैं, डिफ़िकल्ट सीट उनके लिए बन चुका है ये, और अगर वो निकाल ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार आप पाएँ तो ये जो 3-4 नाम हुए जिन पर आम आदमी पार्टी में नज़र है। भारतीय जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए कांग्रेस का सवाल जितना है, जितना भी आप कह लीजिए, उनके अपने कुछ लोग हैं जो अपने दम पे अगर जीत जाएँ 1-2 मैक्सिमम 3 तो ठीक है। अब जैसे कि मैं पा रहा हूँ कस्तूरबा नगर में एक बहुत अच्छे उम्मीदवार अभिषेक दत्त हैं। अभिषेक दत्त अपने दम पर बहुत अच्छा वोट लाते थे, पिछली दफ़ा भी लाया है उन्होंने। वो हो सकता है कि अपना चुनाव जीतने में सफल हो जाएं, लेकिन इस तरह के आपको बहुत से अभिषेक दत्त वाले उदाहरण दिल्ली में आपको नहीं मिलेंगे। प्रभावी तरीके से वो अपनी मौजूदगी जताएंगे, जैसे आरिबा खान ओखला में जताएंगी अपनी मौजूदगी, वो बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती अभी फ़िलहाल 10 से 20 हज़ार वोटों के बीच ही है। जीतने के लिए इससे कहीं ज़्यादा चाहिए, तो वो वोट कटर के रूप में ना हो जाए, इस बात की आशंका रहेगी। लेकिन कांग्रेस इससे ज़्यादा कोई 3 या 4 सीटें आ जाए तो मैं मानूंगा कि ये बड़ी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मानता हूँ कि 8 से आंकड़ा उनका यकीनन बढ़ रहा है, और वो वोट परसेंटेज अगर उनका 40-42 जाता है तो ये आंकड़ा जो है वो 20 के पार भी जा सकता है। 8 से सीधे 20-12 सीटों का। हाँ, तो वो सिलसिला जो है, कुछ वोटों से पिछली बार भी कई सीटें वो हारे थे, तो वो हो सकता है कि ब्रिज हो जाए। और उसकी 2 ही वजह होंगी। पहली तो ये कि ईमानदारी का कोशंट आम आदमी पार्टी का नीचे आया है। ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाला जो छवि उनका था कि वो राजनीति बदल देने आए हैं, वो नीचे आई है। दूसरी बात यह है कि जो
एक समस्याओं के निवारण के लिए उनको 11 साल दिए हैं, वो कर नहीं पाए, ये पीछा कर रही है आम आदमी पार्टी को ये बात। और तीसरी बात यह कि कई जगहों पर मुस्लिम वोट डिवाइड हुए हैं। ये 3 फैक्टर मिलकर के आम आदमी पार्टी को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि वो सरकार बनाने में सफल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा अगर 20 से 25 के बीच रहता है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए उपलब्धि होगी। अब रहा सवाल कि जीत कौन रहा है, तो इतने एनालिसिस के बाद मुझे लगता है कि आशुकेश बड़ा स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बना सकती है और दिल्ली में जो उसके वोट बैंक हैं उसके क्षरण के बावजूद, उसमें डिवीज़न आने के बाद, कमज़ोर पड़ने के बावजूद अभी भी ऐसा लगता है कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। मतलब आपने जाना कि किसको कितने वोट आ सकते हैं, कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं और किसको कितनी सीटें आ सकती हैं। फिलहाल इस पर मुहर तो 8 तारीख को लगेगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस ग्राउंड पोल पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और 8 तारीख को भी इनसाइड स्टोरी ज़रूर देखिए क्योंकि हम उस दिन नतीजों का भी विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।